Hi friends, how are you? I am Mohit Joshi with you with a test of 40 questions which very useful for you for SSC, bank, TGT, PGT and especially for junior super TET. I have already uploaded two tests. If you haven't watched them, do watch them. And you just pause the video and try to give the answer yourself and try to find yourself how much you score out of 40 questions. So here we go, and I'll read first question for you. तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, nowadays many sales of wooden garments are on but they do not last long. पहले ट्राई कीजिए, आप देखिए क्या आंसर है, फिर बताते हैं आपको. चलिए हम आपको बताते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा nowadays many sales of woolen garments. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ सेल्स है, ये सेल्स क्या होता है? सेल्स का मतलब होता है बिक्री, और बिक्री क्या है? अनकाउंटेबल है. और हम लोगों को पता है कि जितनी चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं उनसे पहले हम लोग मैनी का यूज़ नहीं कर सकते. तो यहाँ पर मैनी क्या हो गया है? गलत हो गया है, और हमारा आंसर क्या हो गया है? बी. मैनी की जगह पर हमको लिखना चाहिए था अलॉट ऑफ. अलॉट ऑफ ये लिखना चाहिए था. क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए. लिखा हुआ है ही मेड मी टू डू ऑल द वर्क. बताइए क्या मिस्टेक है? चलिए बताते हैं आपको. कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो बेयर इन्फिनिटिव यूज़ होती हैं. बेयर इन्फिनिटिव यूज़ का मतलब होता है, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? टू का यूज़ करना. और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? मतलब इन्फिनिटिव का यूज़ न करना. तो यहाँ पर क्या गलत है? मेड के साथ में टू का यूज़ नहीं होगा. तो आंसर हमारा क्या हुआ? बी. सिर्फ मेड ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं हमारे पास जो बेयर इन्फिनिटिव यूज़ की जाती हैं, जैसे टेल, बिड, लेट, LET, मेक, सी, हियर, नीड और डेयर. इन सभी के साथ बेयर इन्फिनिटिव यूज़ होता है, मतलब इन्फिनिटिव टू का यूज़ नहीं करते. क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं. नीदर ऑफ देम वर एबल टू कंप्लीट द वर्क. बताइए सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? सेंटेंस में आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी हमारे पास ये वर्ड्स आते हैं एज ए सब्जेक्ट, जैसे नीदर, इधर, ईच, एवरी, एनी, तो हमेशा ही जो वर्ब होगी, हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो हमेशा ही जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगी. तो यहाँ पर वर की जगह क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा. मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, अगर हमें सब्जेक्ट की फॉर्म में नीदर, इधर, ईच, एवरी ये सब मिलते हैं तो ये हमेशा कौन सी वर्ब यूज़ लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब. ये हमेशा सिंगुलर यूज़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा हुआ है टेल मी व्हेन यू आर गोइंग टू कम हेयर. इस तरीके के सेंटेंस में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जब भी हमारे पास कोई क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड आता है, और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब न दी गई हो, अगर हेल्पिंग वर्ब न दी गई हो, जैसे यहाँ पर नहीं दी गई है, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या दे दिया है इसने? सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बाद क्या दे दिया है? वर्ब. तो जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है तो बाद में क्या आता है? फुल स्टॉप. तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब क्वेश्चन वर्ब के बाद सीधा सब्जेक्ट दिया हो, जब क्वेश्चन वर्ब के बाद सीधा क्या दिया हो? सब्जेक्ट दिया हो, और सब्जेक्ट के बाद क्या दी हो? हेल्पिंग वर्ब, तो बाद में हमेशा क्या आता है? फुल स्टॉप आता है. यानी वो एक पूरा स्टेटमेंट होता है, क्वेश्चन नहीं होता है. क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं. टेल मी व्हेन यू आर गोइंग टू कम होम. क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो आंसर हमारा क्या हो गया है? नो एरर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. पढ़ते हैं. इफ़ आई एम यू आई वुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दैट. बताइए क्या मिस्टेक है? क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख पा रहे हैं कि इफ़ आई एम यू आई वुडंट हैव बिहेव्ड लाइक दैट. कहने का मतलब ये है कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा बिहेव नहीं करता. यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इसका मतलब ये है नहीं है, तो सेंटेंस हमारा कैसा हुआ? इमेजिनरी. और जब सेंटेंस हमारा इमेजिनरी होता है तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो,
एक बारी फिर बता देता हूँ, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट कैसा ही हो, इनके साथ हमेशा क्या यूज़ करेंगे, वर। क्या यूज़ करेंगे, वर। और किस फॉर्म में, जब सेंटेंस हमारा कैसा हो, इमेजिनरी। तो यहाँ पर एम की जगह क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर था। आंसर है हमारा अ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 to 10 क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विद द ब्लैंक्स टू बी फिल्ड in with an appropriate word. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of 4 and indicate it by blackening the appropriate rectangle in the answer sheet. यानी कुल मिलाकर हमको क्या करना है, यहाँ पर फिलअप कंप्लीट करना है, यानी खाली स्थान भरो। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा हुआ है When shall we go for a picnic if the weather, इसके बाद ब्लैंक है यहाँ पे, और गुड। आप लोग जब कभी भी ब्लैंक दिया हो तो ब्लैंक को जब हम लोग फिल करते हैं तो ट्रिक क्या होनी चाहिए, ट्रिक क्या, मेथड क्या होना चाहिए। मैटर है कि व्हाट इज़ द मेथड विल बी यूज्ड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू और फेस सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो मेथड क्या होना चाहिए, तो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी यहाँ पर आपको फिल करना हो कोई फिलअप, तो जितने भी ऑप्शन आप इलेमिनेट कर सकते हैं उनको इलेमिनेट कीजिए। इलेमिनेट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन शैल वी गो, अब शैल क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है। तो अगर इस सेंटेंस में प्रेजेंट फॉर्म है तो यहाँ पर भी कौन सी फॉर्म आनी चाहिए थी, प्रेजेंट फॉर्म। यानी यहाँ पर कौन सी फॉर्म नहीं आएगी, पास्ट। उस हिसाब से वोज भी गलत है और हैड बीन भी गलत है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, या तो इज आंसर होगा या हैज बीन आंसर होगा। हैज़ बीन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास टाइम दिया हो, जब हमारे पास क्या दिया हो, टाइम दिया हो। और हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गुड लिखा है और गुड तो टाइम नहीं होता, इस हिसाब से ये भी क्या हो गया, गलत। और आप लोगों को पता है कि इफ़ 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट द फोर्थ वन इन लेफ्ट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट एंड विल बी योर आंसर। तो आंसर हमारा क्या हुआ, अ। यानी क्वेश्चन हुआ व्हेन शैल वी गो फॉर अ पिकनिक इफ़ द वेदर इज़ गुड। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर। आई थिंक आई एम सॉर्टेड। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 7 पर। लिखा हुआ है मिस्टर एंड मिसिस जोशी, मिस्टर एंड मिसिस जोशी गो फॉर अ, यहाँ पे ब्लैंक है, वॉक जस्ट बिफोर डिनर। यानी ये डिनर से पहले कहाँ गए, एक वॉक पे गए। अब देखते हैं वॉक कैसी है। अब डिनर के जस्ट पहले जो वॉक होती है वो स्लो तो नहीं होगी, ये क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट में गलत है। फिर देखते हैं हम लोग वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है कुछ जो काँप रहा हो, जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, तो कॉन्टेक्स्ट में गलत हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक ब्रिस्क और एक वाइवेसियस। दोनों के दोनों ही बहुत नियरेस्ट मीनिंग है। ब्रिस्क का मतलब भी क्या होता है, फुर्तीला, और वाइवेसियस का मतलब भी क्या होता है, फुर्तीला। तो हमको देखना है कि दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होता है। अगर हम बात करें वाइवेसियस की, तो वाइवेसियस का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ लाइवली, कुछ ऐसी चीज़ जो फुर्तीली हो। जबकि ब्रिस्क का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो किसी आदमी को या किसी व्यक्ति को क्या कर दे, तरोताज़ा कर दे। हम लोग कह सकते हैं कि उसको एनलाइवन कर दे या क्या कर दे, एनिमेट कर दे। तो यही मुझे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। मुझे क्या ये अप्रोप्रिएट है भी, तो हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। तो हम दोबारा पढ़ देते हैं कि मिस्टर एंड मिसिस जोशी गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक। तो आंसर क्या होगा हमारा, ब्रिस्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या है। यहाँ पे ब्लैंक है और लिखा हुआ है वेट गेन और वेट लॉस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। यानी ये कहना चाह रहा है कि वज़न का कम होना और वज़न का ज़्यादा होना सेहत के लिए हानिकारक है, यानी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब देखते हैं क्या अच्छा नहीं है। अगर हम मीनिंग लें एक्सप्लोजिव, तो एक्सप्लोजिव का मतलब होता है विस्फोट होना, और विस्फोट जैसी कोई बात कॉन्टेक्स्ट में नहीं कही गई है, तो ये क्या है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। हम बात करते हैं सेकंड की। लिखा हुआ है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है व्यक्त करना। किसी चीज़ के व्यक्त करने से वजन का घटना बढ़ना से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, गलत। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। लिखा हुआ है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है समथिंग दैट कवर्स अ लार्ज एरिया। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत
लार्ज एरिया को कवर करती हो। तो ऐसा भी कोई कॉन्टेक्चुअल मीनिंग नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या है, एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक। लगा के देखते हैं क्योंकि एक ही बचा है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ द 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट द 4th वन एंड लास्ट विल बी योर आंसर। यदि 3 आपने गलत निकाल दिए हैं तो जो चौथा बचा है उसको देखने तक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सही होगा ही। देख लेते हैं इसको लगाकर। ये कह रहा है कि अत्यधिक वजन का बढ़ना या घटना सेहत के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। मीनिंग दे रहा है, तो ये हुआ हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं, लिखा हुआ है जॉन मस्ट हैव द, इसके बाद यहाँ पे ब्लैंक है, टू स्टिक टू हिज डाइट इफ़ ही वॉन्ट्स टू लूज वेट। यानी उसे क्या करना चाहिए, उसको कैसी डाइट लेनी चाहिए जो वो क्या हो जाए, अपने वजन को कम कर ले। देखते हैं, तो यहाँ पे हमको फिलअप करना है जॉन मस्ट हैव द ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनिटी का मतलब होता है ढीठपन। अब ढीठ होना डाइट से क्या रिलेशन है इसका, ये क्या है, गलत है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग नहीं आ रहा है। डिसीजन, अब डिसीजन लेने से डाइट का कम थोड़ा ही हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। और आप लोग देख सकते हैं कि जॉन मस्ट हैव द डिसीजन, कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत। अगर हम लेते हैं ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एक तरीके से एक ड्यूटी होती है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है जी, एक ड्यूटी होती है, यानी आप लोग बोलते हैं वचनबद्धता। और जनरली हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ हैविंग टू डू समथिंग बिकॉज इट इज़ अ लॉ और ड्यूटी। तो लॉ और ड्यूटी की तो बात नहीं हो रही है, तो इसलिए ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है जो हमारा क्या है, आंसर। आंसर है हमारा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, अपनी बात पे फर्म हो जाना। देखते हैं, जॉन मस्ट हैव द डिटर्मिनेशन टू स्टिक टू हिज डाइट, यानी जॉन ने क्या किया, एक दृढ़ निश्चय कर लिया अपनी डाइट को लेकर। क्यों, क्योंकि उसको अपना वेट लूज करना था। तो ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 10 पे, देखते हैं लिखा क्या है। क्वेश्चन लिखा है देयर वॉज एन, इसके बाद ब्लैंक है यहाँ पे, रिस्पॉन्स फॉर द मैराथन। रिस्पॉन्स फॉर द मैराथन यानी मैराथन के लिए कैसा रिस्पॉन्स है। ये कहना चाह रहा है कि मैराथन के लिए रिस्पॉन्स कैसा था। आप देखते हैं कैसा था। एक्सेसिव रेस्पॉन्स तो कुछ नहीं होता। एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक, तो अत्यधिक रेस्पॉन्स का क्या मतलब है, ये तो ऊट पटांग बात हो गई, गलत है ये। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरराइडिंग। क्या लिखा हुआ है जी, ओवरराइडिंग। अब आप बताइए ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है। ओवरराइडिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो किसी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो ऐसी भी कोई मीनिंग की बात नहीं हो रही है, तो ये भी क्या है, कॉन्टेक्स्ट में गलत है। अब बात करते हैं एक्सट्रीम की। एक्सट्रीम का मतलब होता है क्या, एक्सट्रीम का मतलब होता है एक्सट्रीम का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोई चीज़ जो स्ट्रोंगेस्ट हो, या हिंदी में बोलते हैं इसको किसी चीज़ का चरम सीमा पर होना। ऐसा भी कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। मीनिंग क्या है, ओवरवेलमिंग। तो देयर वॉज एन ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है जो हृदय को जो है ना उत्साहित कर दे। तो एक ऐसा रेस्पॉन्स था ये मैराथन के लिए। तो दिस वॉज द अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर अस एंड इट्स आर आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज वन विच इज़ बेस्ट एक्सप्रेस। यानी आपको क्या बताना है, एक ऐसा मीनिंग बताना है जो दिए हुए वर्ड को क्या कर दे, बहुत अच्छा परिभाषित कर दे। यानी कुल मिलाकर ये सिनोनिम्स पूछ रहा है। ये कुल मिलाकर क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है। अब देखते हैं, लिखा हुआ है डर्थ। अब हम लोगों को पता है कि डर्थ का मतलब क्या होता है, कमी। स्कार्सिटी बोलते हैं किसी चीज़ की शॉर्टेज होना। यहाँ पर हमारे पास 4 मीनिंग हैं। पहला ही मीनिंग हमारे पास क्या आया, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का शॉर्टफॉल बोलते हैं, किसी चीज़ की कमी। लैकोना भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ये हुआ हमारा आंसर। बाकी के 3 देख लेते हैं। क्लोजनेस। क्लोजनेस का मतलब होता है निकटता। रिलेशन का मतलब संबंध। और फैमिलियरिटी का मतलब होता है जान पहचान।
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, लिखा हुआ है मेलो। मेलो का मतलब होता है विनम्र। मेलो का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो विनम्र हो, शांत हो। अब देखते हैं मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब मधुर होता है, आंसर नहीं है। ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय, आंसर नहीं है। फ्रूटी का मतलब होता है समथिंग इज फलदाई बोलते हैं इसको, आंसर नहीं है। आंसर होगा जेनियल। आंसर क्या होगा हमारा? जेनियल। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो विनम्र हो और जो शिष्टाचार वाली भावना रखता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जेनियल। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे, लिखा हुआ है पेल। पेल का मतलब क्या होता है? पेल का मतलब होता है बाल्टी, आंसर हो गया हमारा बकेट। आंसर क्या हो गया? बकेट। जबकि वेजल का मतलब होता है पतीला या बर्तन, आंसर नहीं है। कंटेनर भी एक ऐसा ही होता है, एक बड़ा सा बर्तन होता है। बड़ा सा बर्तन का मतलब कंटेनर। कंटेनर कंटेनर को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा बर्तन टाइप हो जिसमें बहुत सारा कुछ लिक्विड आ सके, उसको कंटेनर बोलते हैं। मग आपको पता है, आंसर नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हुआ? बकेट। बकेट का मतलब होता है बाल्टी और पेल का मतलब भी क्या होता है? बाल्टी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 14 पे, देखते हैं क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑपोजिट। हमको कैसा मीनिंग चाहिए इस बार? ऑपोजिट। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैटर ये नहीं करता कि वर्ड कितना आसान है कितना भारी है, मैटर ये करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, तो आप इस बात का ध्यान हमेशा रखेंगे सिनोनिम एंटोनिम सोल्व करते टाइम, कि ध्यान रखना कि रीड द क्वेश्चन केयरफुल्ली एंड ट्राई टू एनालाइज दैट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्क्ड। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल गिविंग द आंसर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पूछ क्या रहा है। कभी कभी पूछता अपोजिट है और आप आंसर सिनोनिम देते हैं। तो यहाँ पर पूछा हुआ है पेरिल। पेरिल का मतलब होता है खतरा, इसका उल्टा क्या होगा? फैटल। फैटल का मतलब घातक होता है, ये तो सिनोनिम है इसका। मोर्टल। मोर्टल का मतलब होता है क्या? कोई चीज़ जो मरणशील हो, ये भी गलत है। अनसर्टेनिटी, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा सेफ। क्या होगा? सेफ्टी, क्योंकि खतरा जो होता है उसका उल्टा क्या होता है? सुरक्षा। आंसर हो गया हमारा सेफ्टी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, लिखा हुआ है मलेशियस। क्या लिखा हुआ है जी? मलेशियस। मलेशियस में एक रूट है मैल, तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर आता है मैल, MAL, मैल, उसका मीनिंग हमेशा नेगेटिव निकलेगा। उसका मीनिंग हमेशा कैसा निकलेगा? नेगेटिव। जैसे हम बोलते हैं मैल न्यूट्रिशियन, ठीक है, कुपोषण बोलते हैं जिसको। तो ध्यान रखिएगा जिसमें स्टार्टिंग में आ गया MAL, मैल, या स्टार्टिंग में आ गया डिस। स्टार्टिंग में आ गया डिस का मतलब अगर किसी रूट का प्रीफिक्स प्रीफिक्स अगर डिस हो या मैल हो तो ऐसा वर्ड हमेशा और हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। तो मैलिशियस का मतलब होता है कोई चीज़ जो नेगेटिव हो। ठीक है जी। आंसर देखते हैं बेनफुल, ये तो सिनोनिम है इसका। मेलवोलेंट, ये भी गलत है। इंसोलेंट, यहाँ इंसोलेंट नहीं, ये इंसोलवेंट लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये भी गलत है। आंसर होगा हमारा बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है विनम्र। एक ऐसा व्यक्ति जो मैलिशियस हो, मैलिशियस का मतलब होता है जो ईर्ष्या भाव रखता हो, जो दूसरों से जलता हो। इसका अपोजिट क्या होता है? बेनाइन, और बेनाइन का मतलब क्या होता है? विनम्र। अब मैं आपको ये बताता हूँ, एक वर्ड तो है इंसोल्वेंट, जिसका मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट। लिख लेना, BANKRUPT। बैंकरप्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिवालिया निकल गया हो, जिसकी कुड़की हो गई हो, उसको बोलते हैं इंसोल्वेंट। एक वर्ड इससे मिलता जुलता ही है जो होता है इंसोलेंट, INSOLENT। इंसोलेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ऑब्स्टिनेट हो। ऑब्स्टिनेट का मतलब स्टबरन, जो ढीठ हो, उसको बोलते हैं इंसोलेंट। तो दोनों मीनिंग ध्यान रखना, इंसोल्वेंट अलग है और इंसोलेंट अलग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, लिखा हुआ है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है कोई चीज़ जो पर्याप्त मात्रा में हो। आइए देखते हैं आंसर, ठीक है जी। इस पे लिखा हुआ है मिजर। मिजर का मतलब कोई चीज़ जो कम हो, आंसर है ये हमारा, कोई चीज़ जो कम हो। ऑप्टिमल, आंसर नहीं है। मिनिमल, आंसर नहीं है। सफिशिएंट, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, गलत है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? मिजर। और ये स्पेलिंग जो है ना, ये जो लिखा हुआ है मिगर, इसको हमारे स्पेलिंग में पूछता है। तो स्पेलिंग कैसे याद करोगे? आप इसको ऐसे लिखना, इसको ब्रेक कर लीजिए आप।
MEAGRE। हमारे पास 3 वर्ड बने, MEAGRE। इसको ऐसे करना, ME में और RE रे, मेरे AG। जैसे बोलते हैं ना, औरतें बोलती हैं AG, ऐसे लर्न करना, मेरे AG। आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे इसको। इसका मतलब होता है अपर्याप्त मात्रा में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, ईडियम एंड फ्रेजेस। आपको क्या बताना है, ईडियम एंड फ्रेजेस बताना है। आइए देखते हैं क्या है। 17 पे लिखा है द मैन चेंज्ड कलर्स। व्यक्ति ने अपने रंग बदल दिए। व्हेन आई क्वेश्चनड हिम ऑन द लोकेशन ऑफ फंड। जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपने फंड कहाँ पर एलोकेट किया, कहाँ पर खर्च किया, तो व्यक्ति ने रंग बदल दिए। रंग बदल देने का मतलब पूछ रहा है क्या है। टर्न्ड हैप्पी, गलत। गोट मोटिवेटेड, उत्साहित हो गया, गलत। गोट नम्ब्ड, सुन पड़ गया, गलत। टर्न्ड पेल, टर्न्ड पेल का मतलब होता है होश उड़ जाना या चेहरे का रंग बदल जाना। तो जब मैंने उनसे ये पूछा कि ये जो फंड है, फंड का मतलब होता है लिक्विडिटी, या कह सकते हैं आप लोग पैसा। जब हमने ये पूछा कि फंड कहाँ पर खर्च किया, तो व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ गया। तो आंसर होगा टर्न्ड पेल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। लिखा हुआ है वी कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम फॉर द असाइनमेंट एज इट इज नीड्स केयरफुल हैंडलिंग एंड ही इज लाइक अ बुल इन द चाइना सोप। पूछा गया है कि क्या मीनिंग होता है लाइक अ बुल इन द चाइना सोप। अब आप लोग ये सोचो कि अगर चाइना की सोप में एक बुल यानी सांड घुस जाए तो क्या हो। तो फिर तो सारा क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी जगह के लिए अप्रोप्रिएट ना हो, उस व्यक्ति को बोलते हैं क्लमजी पर्सन। क्या बोलते हैं जी, क्लमजी पर्सन। तो आंसर होगा इसका एक ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थान पर सुटेबल ना हो, यानी उस जगह के उपयुक्त कार्य न करे जगह के हिसाब से। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, क्लमजी। तो ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की तरफ, देखते हैं क्या है। द मदर ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कीपिंग द हाउस स्पाइक एंड स्पैन। यानी माता जी हमेशा इस बात पर बल देती हैं कि घर को स्पाइक एंड स्पैन रखा जाए। तो स्पाइक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा, और साफ सुथरे को बोलते हैं टाइडी। क्या बोलते हैं जी, टाइडी। ये इसका आंसर होगा, आंसर हुआ बी। शी जस्ट नीड्स 40 विंग्स इन ऑर्डर टू बी एबल टू वर्क ऑल नाइट। यानी पूरे रात काम करने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, 40 विंग्स की। 40 विंग्स का मीनिंग क्या होता है, 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी लेना। और झपकी लेने को क्या बोलते हैं, अ शॉर्ट नैप, अ शॉर्ट नैप। तो आंसर हुआ हमारा सी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21। लिखा हुआ है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टू स्टेट्स ट्राइड टू इन्फोर्स अ ट्रीटी विच वॉज अ डेड लेटर, विच वॉज अ डेड लेटर। ट्रीटी का मतलब संधि होता है। डेड लेटर का मतलब क्या होता है, डेड लेटर का मतलब होता है कोई चीज़ जो अब, कोई चीज़ या कोई कानून जो अब प्रभावी नहीं है, जो अब प्रभावी नहीं है, उसको बोलता है इनइफेक्टिव। जो अब क्या है, इनइफेक्टिव है। तो आंसर होगा हमारा बी, और नो लॉन्गर इन फोर्स, नो लॉन्गर इन फोर्स। तो डेड लेटर का मतलब हुआ कोई ऐसा नियम या कोई ऐसा लॉ जो अब प्रभावी नहीं है, इनइफेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस अंडरलाइन। इम्प्रूवमेंट करना है, क्या है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट देखना है क्या है। तो यहाँ पे लिखा है ही बोट डाउन एट द अल्टर, एट द ऑल्टर लिख दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एट द अल्टर। बोर्ड का मतलब होता है सर झुकाना, तो ऑल्टर का मतलब क्या होता है, सर कहाँ पे झुकाते हैं, पूजा की वेदी के सामने। और ऑल्टर का मतलब होता है किसी चीज़ का रिपेयरिंग करना है, किसी चीज़ को चेंज करना। तो ऐसा तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो अंडरलाइन पार्ट क्या है, गलत। और अगर ये गलत है तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है, तो इसलिए बी आंसर नहीं होगा। अब हम देखते हैं आंसर क्या होगा। इन फ्रंट ऑफ द अल्टार, बिफोर द अल्टार, या नेक्स्ट टू द अल्टार। अल्टार का मतलब होता है पूजा की वेदी, पूजा की वेदी।
इसको बोलते हैं ना अ रेज्ड प्लेस फॉर वर्शिपिंग, अ रेज्ड प्लेस फॉर वर्शिपिंग। जो पूजा करने का स्थान होता है ना ऊंचा सा, उसको अल्टार बोला जाता है। अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर और नेक्स्ट टू। मैटर ये करता है कि तीनों की तीनों, यहाँ पे लिखा है इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे लिखा है बिफोर और यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट टू। तीनों के तीनों का मतलब क्या है? सामने होना। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि तीनों के तीनों का यूज़ करते कहाँ हैं, तब जाके आप लोग आंसर फाइंड कर पाओगे। वैसे मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर है बिफोर द अल्टार, बिफोर द अल्टार। अब हम समझते हैं कि इन फ्रंट ऑफ क्या होता है, बिफोर क्या होता है और नेक्स्ट क्या होता है। तो ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ आपको बिफोर का यूज़ हम लोग तब कब करते हैं। बिफोर का यूज़ हम लोग सामने के लिए तब करते हैं जब बात हो रही हो मैन टू मैन, जब बात हो रही हो मैन टू मैन, यानी आदमी के सामने अगर आदमी हो तो सामने के लिए यूज़ किसका करेंगे? बिफोर का। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर राम, आई एम स्टैंडिंग बिफोर राम, यानी मैं राम के सामने खड़ा हूँ, तो मैं कहूँगा, यूज़ किसका करूँगा? बिफोर का, क्योंकि मैं क्या हूँ? मैन, और राम भी क्या है? मैन। तो जब मैन टू मैन बात हो तो बात किसकी करेंगे? बिफोर की। किसके लिए? सामने के बिलिंग के लिए। लेकिन तब क्या हो, जब मैं किसी दीवार के सामने खड़ा हूँ तो फिर बात होगी मैन टू थिंग, मैन टू थिंग। यानी अगर मैं कहूँ कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर अ वॉल, यानी मैं दीवार के सामने खड़ा हूँ, तो दीवार के सामने खड़ा हूँ इसका मतलब मैन टू थिंग। तो तब यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ का, तब यूज़ किसका करते हैं? इन फ्रंट ऑफ का। और तीसरा बचा नेक्स्ट। नेक्स्ट का यूज़ हम तब यूज़ करते हैं जब थिंग टू थिंग हो। जैसे अगर आप ये कहें कि स्कूल के सामने दीवार है या स्कूल के सामने मंदिर है, तो यहाँ पर स्कूल भी क्या है? वस्तु है, और मंदिर भी क्या है? वस्तु है। तो तब यूज होता है नेक्स्ट का। एक बारी फिर बता देता हूँ मैं आपको, जब हम बात करें मैन टू मैन तो हम लोग यूज़ करेंगे बिफोर। जब हम लोग बात करें मैन टू थिंग तब हम लोग यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ। और जब हम लोग यूज़ करें थिंग टू थिंग तो हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट का। आई थिंक आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ यूनिक, उसने अपने आप को यूनिक सिद्ध किया। फॉर ही रिफ्यूज्ड, क्योंकि उसने रिफ्यूज़ कर दिया। टू गो विद द टाइड, टू गो विद द टाइड का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति डिसएग्रीमेंट शो करना। तो क्या होगा? गो विद द टाइड। आंसर होगा गो अगेंस्ट द टाइड। यानी जो अप्रोप्रिएट हमारा ईडियम है वो क्या यूज होगा? गो अगेंस्ट द टाइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 पे लिखा है, द बिल्डिंग यू आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट एग्जिस्टिंग। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करती। और आपको पता है कि अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हम लोग वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ एक्शन। जब हम लोग एक्शन का यूज़ करेंगे तभी आईएनजी का यूज़ करेंगे। जब हम बात एक्शन की नहीं कर रहे हैं तो हम लोग आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट तो है, और इम्प्रूवमेंट क्या है वो हम लोग देखते हैं। हैव नॉट बीइंग एग्जिस्टिंग, यहाँ पे आप लोग देखिए हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? बिल्डिंग की। जब हम लोग बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो बिल्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लेगा, तो हैव तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरी बात, हमारे पास अब दो ऑप्शन बचे, एक डज नॉट एग्जिस्ट और एक हैज़ नॉट बीइंग एग्जिस्टिंग। फिर वही बात है, जब आईएनजी आएगी नहीं तो वो ईजामार के साथ भी नहीं आएगी और ना ही हैज बीन के साथ आएगी। तो आंसर क्या बचा? डज नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर हुआ हमारा बी। क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 25 की तरफ। लिखा हुआ है, हिज लेक्चर वॉज बैंड। बैंड का मतलब क्या होता है? प्रतिबंधित कर देना, बिकॉज ऑफ बंद। तो लेक्चर को प्रतिबंधित तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतिबंधित करते हैं हम लोग, जैसे आप लोग ये कहें कि स्मगलिंग इज बैंड, या आप लोग कोई कोई जैसे इंटॉक्सिकेटिव थिंग्स होती हैं इनको बैन कर दिया जाता है, तो बैन तो नहीं लगेगा लेक्चर पे। यानी ये वर्ड क्या है यहाँ पर? अनअप्रोप्रिएट, अनअप्रोप्रिएट है। आप इसको ऐसे समझिए वर्ड को
जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना होता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग माई फीलिंग्स विद यू, नहीं कह सकता ना, क्योंकि उसके लिए एक अलग से वर्ड है शेयर। तो जब मैं फीलिंग्स को बांटूंगा तो यूज करूंगा शेयर का, और जब मैं वस्तुओं को बांटूंगा तो यूज करूंगा डिस्ट्रीब्यूट का। तो इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, तो बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट की तरह ये जो बैंड वर्ड होता है, ठीक है, ये लेक्चर के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए ये क्या हो गया? गलत। इसका मतलब इम्प्रूवमेंट तो है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। बी ऑप्शन है डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बात कह रहा है बिकॉज ऑफ बंद, बंद की वजह से। इंटरप्टेड भी नहीं होगा, जब डिस्टर्ब नहीं होगा तो इंटरप्टेड भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, जो है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है क्या? कैंसिल कर देना। तो ये हुआ हमारा आंसर, यानी लेक्चर को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। किसकी वजह से? बंद की वजह से। बंद जैसे आप लोगों ने सुना होगा भारत बंद, ऐसे वाला बंद है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है द डेक्कन एक्सप्रेस केम ऑन द प्लेटफॉर्म एट 5 o'clock। डेक्कन एक्सप्रेस एक रेलगाड़ी है, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर तो रेलगाड़ी आएगी ना, कॉमन सेंस की बात है। तो डेक्कन एक्सप्रेस जो है 5 बजे अपने प्लेटफॉर्म पर आई। तो इसने पूछा है कि आने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा। ध्यान रखना, गो और कम व्यक्ति का आना जाना होता है, रेल का नहीं। तो ये क्या है? गलत हो गया। गलत हो गया तो इम्प्रूवमेंट तो है। अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट हो जाना। तो रेल कोई देवी और देवता तो है नहीं है जो प्रकट हो जाएगी, तो ये भी क्या हो गया? कॉन्टेक्स्ट में गलत। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। एक ऑप्शन बचा एंटर्ड, एक ऑप्शन बचा अराइव्ड। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। क्या होता है जी? प्रवेश करना। और अगर आपको पता हो कि एंटर एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ कभी भी क्या नहीं आती? प्रीपोजिशन नहीं आती। और यहाँ पर तो प्रीपोजिशन पहले से लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, अराइव्ड। तो अराइव्ड इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। तो यू जस्ट ट्राई टू एलिमिनेट द मैक्सिमम ऑप्शंस। आप लोग इतने ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करें जितने आप कर सकते हो। अगर आप एलिमिनेशन की मेथड समझ चुके हैं और एलिमिनेशन को कब और कैसे यूज़ करना है ये समझ गए, तो 50% पेपर तो आप लोग ऐसे ही क्लियर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पे। लिखा हुआ है शी हैड अ बैंडेज। शी हैड अ बैंडेज। बैंडेज का मतलब जो बैंडेड होती है ना, जिसको हम बैंडेड बोलते हैं, उस बैंडेज की बात कर रहा है ये। शी हैड अ बैंडेज कवर्ड राउंड हर फिंगर। कहने का मतलब ये है कि उसने अपनी उंगली के चारों तरफ बैंडेज लगाई, यानी क्या किया? उसको कवर किया चारों तरफ से। तो ये पूछ रहा है कि कवर करने को क्या कहेंगे? कवर्ड लिखा हुआ है। कवर्ड का मतलब एक्चुअली ढकना होता है। तो ये इस बैंडेज से अपनी उंगली को ढकेगा तो नहीं। अगर ये ढक नहीं रहा है तो जैसे कवर्ड गलत था वैसे ही रैप्ड गलत है। वाउंड का मतलब तो वैसे ही घाव होता है, ये गलत है। और चूंकि अंडरलाइन पार्ट गलत है तो इम्प्रूवमेंट तो है। अब सीधा सीधा एक ऑप्शन बच गया, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐंठना, किसी चीज़ को ऐंठना, या किसी चीज़ को जानबूझकर क्या बोलते हैं, जानबूझकर माउल्ड करना। तो जब आप लोग बैंडेज को उंगली पे लगाओगे, उंगली पे उसके चारों तरफ बांधोगे, तो उसको आप लोग एक तरीके से ट्विस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्विस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मैनी सोल्जर्स वर वॉकिंग इन द परेड ग्राउंड। इन द परेड ग्राउंड। हमको देखना है कि वॉकिंग वर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सही है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि मैनी सोल्जर्स वर वॉकिंग इन द परेड ग्राउंड। अब यहाँ पे लिखा परेड ग्राउंड। अब परेड ग्राउंड पे वॉक तो नहीं करेंगे, पहली बात ये। तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट तो है। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है टहलना। चूंकि बात परेड ग्राउंड की कर रहा है और बात सोल्जर्स की कर रहा है, तो टहलेंगे तो नहीं। डांसिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आंसर होगा मार्चिंग। आंसर क्या होगा? मार्चिंग। परेड ग्राउंड पर मार्च कर रहे हैं कौन? सोल्जर। या आप लोग सीधा सीधा एक तरीके से और इलेमिनेट कर सकते थे। यहाँ पे लिखा देखो वॉकिंग। वॉक अपने साथ वर्ब लेती है क्या? ओन।
वो कौन होता है ना, ग्राउंड पे वो ऑन ही होता है, और यहाँ पे इन लिखा है, इसका मतलब वो गलत है। जब वो गलत है तो इम्प्रूवमेंट तो है। डांसिंग कॉन्टेक्स्ट में गलत है। स्ट्रोलिंग का मतलब टहलना होता है, ये भी कॉन्टेक्स्ट में गलत है। आंसर क्या बचा? मार्चिंग। सिंपल है, आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है कि हिज हाउस हैज़ नो फर्नीचर्स येट। देखते हैं क्या मिस्टेक है। फर्नीचर क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो एस या ई एस आप लोग नहीं लगा सकते, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट तो है। एक ऑप्शन गलत हो गया है। दूसरा यहाँ पे देखिए हिज हाउस, हाउस कितना है? एक, और यहाँ पे यानी सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, और वर्ब कैसी है? प्लूरल। दो ऑप्शन कट गए। अब ध्यान रखना, या तो आंसर बी होगा या आंसर सी होगा। अब हम लोगों को पता है कि ये जो यट वर्ड है किस में आता है? ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा, तो ये गलत हो गया। ये दोनों पहले ही गलत हो गए थे। आंसर क्या बचा? सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ही हैज़ रीच्ड द स्टेशन। देखो जी, लेफ्ट कौन सा पार्ट है? पास्ट में लिखा हुआ है ना, पास्ट वर्ब है लेफ्ट। अगर ये पास्ट में लिखा है तो प्रेजेंट में आंसर नहीं होगा, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट तो है। अब दूसरा आप लोग रूल लगा लीजिए, ये पास्ट था, ये प्रेजेंट है, गलत हो गया, तो ये भी प्रेजेंट है, ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन दो बचे, या तो रिच्ड आंसर होगा या हेड थर्ड। अब आप लोगों को पता है कि बिफोर क्या है? बिफोर हमारी इफ क्लोज है, तो इफ क्लोज में क्या आए जो इधर पास्ट में आ जाए? तो ध्यान रखना, बिफोर से पहले, बिफोर के जो बाद आएगा वो आएगा हेड थर्ड। क्या आएगा जी? हेड थर्ड। आंसर क्या हो गया हमारा? हेड रीच्ड। यही होता है ना, अगर इधर सेकंड फॉर्म हो तो इधर क्या आ जाएगा? हेड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, लिखा हुआ है ही डिसाइडेड टू रिवील द करप्शन, यानी उसने क्या किया? निश्चय किया करप्शन को रिवील करने का। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। इन इज डिपार्टमेंट टू द मीडिया, यानी उसने क्या किया? उसने निश्चय किया कि डिपार्टमेंट के सामने और मीडिया के सामने करप्शन को क्या कर देगा? रिवील कर देगा। तो रिवील करने को पूछा है कि क्या हो सकता है। देखो, रिवील का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। और ऑप्शन देखते हैं, शो करना, प्रदर्शित करना। प्रदर्शित किसी प्रदर्शनी वगैरह को करते हैं, करप्शन को रिवील कर नहीं किया जाता, तो ये क्या हो गया? गलत। एक्चुअली ये पूछना ये चाह रहा है, जैसे बोलते हैं ना पर्दाफाश कर देना। क्या कर देना? पर्दाफाश कर देना। तो पर्दाफाश करने को एक्सपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एक्सपोज बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कोई स्कैम है, उस स्कैम का क्या कर दिया? पर्दाफाश कर दिया। तो उस चीज़ को बोलते हैं एक्सपोज करना। डिस्क्लोज का मतलब होता है कि इस चीज़ को दिखाना, प्रदर्शित करना। जो मीनिंग डिस्क्लोज का है वही मीनिंग किसका है? शो का। तो दोनों गलत हो गए हैं। रिवील गलत हो गया, तो आंसर क्या हुआ? एक्सपोज। मतलब क्या हुआ? पर्दाफाश करना। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड और द गिवन वर्ड और सेंटेंस। कहने का मतलब है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। पूछा गया है कि सिनेमा शो विच इज़ हेल्ड इन द आफ्टरनून, यानी उस सिनेमा के शो को क्या कहेंगे जो आफ्टरनून में हेल्ड किया जाए। यानी दोपहर का सिनेमा शो पूछ रहा है ये। आफ्टरनून शो गलत, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। नून शो गलत है ये तो। अब यहाँ पे वर्ड आया रिट्रीवर। क्या वर्ड आया? रिट्रीवर। रिट्रीव का मतलब होता है वापस लेना, और रिट्रीवर का मतलब होता है वापस लेने वाला। ऐसा कोई मीनिंग ही नहीं है, गलत हो गया। तो दोपहर का जो सिनेमा शो होता है उसको बोलते हैं मैटिनी। क्या बोलते हैं जी? मैटिनी बोलते हैं। तो इसलिए आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, लिखा हुआ है वन हु कॉपीज। कॉपी का मतलब होता है नकल करना। फ्रॉम अदर राइटर्स वर्क, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे राइटर के वर्क्स का मतलब यहाँ पे कार्य नहीं है, वर्क्स का मतलब है यहाँ पे लेख। इसका मतलब जो उसकी लिटरेरी वर्क्स हैं, लिटरेरी थियरीज हैं, साहित्यिक कार्य हैं, उनकी बात हो रही है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के कामों की कॉपी करता है। देखते हैं क्या है।
ऐसे व्यक्ति को नोवाइस तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि नोवाइस का मतलब होता है अनाड़ी। कैलो बोलते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड बोलते हैं, फ्रेशर बोलते हैं। बाइलिंगुअल का मतलब होता है, देखो बाई का मतलब दो और लिंगुआ का मतलब क्या होता है, लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज से। एक ऐसा व्यक्ति जो द्विभाषी हो, दो भाषाएं बोल सकता हो, गलत है क्योंकि ये पूछा नहीं गया है। इमिटेटर, इमिटेटर का मतलब नकल करने वाला। नकल तो बच्चा भी आपकी करता है, तो क्या उसे साहित्यिक चोर कह देंगे? नहीं, ये आंसर नहीं है। आंसर है प्लेगरिस्ट। आंसर क्या है जी? प्लेगरिस्ट। प्लेगरिस्ट का मतलब होता है साहित्यिक चोर, साहित्यिक चोर। प्लेगरिस्ट की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। PLAG के बाद यहाँ पर आई है, प्लेगरिस्ट, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, अ शॉर्ट पर्सनल अकाउंट ऑफ एन इंटरेस्टिंग इवेंट। एक व्यक्ति का पर्सनल अकाउंट पूछा है, ठीक है, उसके इंटरेस्टिंग इवेंट जिसमें दिए गए हों उसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट। इंसिडेंट तो कोई भी घटना हो सकती है, गलत है। प्रोलोग। प्रोलोग क्या होता है? प्रोलोग के बारे में सुनो। प्रोलोग होता है कि जैसे बोलते हैं, जैसे कोई नाटक है, कोई प्ले है, प्ले का जो फर्स्ट डायलॉग होता है ना उसको प्रोलोग बोलते हैं। तो क्या कह सकते हैं? फर्स्ट डायलॉग ऑफ अ प्ले। तो फर्स्ट डायलॉग होगा तो प्रोलोग कहेंगे, और अगर लास्ट होगा तो उसको बोलते हैं एपीलोग। EPILOGUE, दोनों वर्ड्स ध्यान रखना। नाटक का जो फर्स्ट डायलॉग होता है उसको प्रोलोग बोलते हैं, और जो लास्ट होता है उसको एपीलोग बोलते हैं। ये गलत है क्योंकि ये पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट देखते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा। क्या होता है जी? किस्सा। यानी किसी व्यक्ति के बारे में एक ऐसी बात जो उसके बारे में सच हो और अम्यूजिंग हो। तो एनेक्डोट का मतलब क्या है? अ स्टोरी विच इज़ बेस्ड ऑन अ रियल पर्सन एंड अम्यूजिंग टू। एक ऐसी कहानी जो एक वास्तविक व्यक्ति पर आधारित हो और क्या हो? हास्यास्पद हो। ठीक है जी, अम्यूजिंग हो। ये भी नहीं है क्योंकि अम्यूजिंग पूछा नहीं गया। इसने पूछा है कि एक व्यक्ति के इंटरेस्टिंग इवेंट के पर्सनल अकाउंट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैरेब। एक मिनट, एक बारी दोबारा बता देता हूँ मैं आपको चारों ऑप्शन। इंसिडेंट का मतलब घटना होता है, ये आंसर नहीं है। प्रोलोग फर्स्ट डायलॉग होता है, ये भी आंसर नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक पैरेबल और एक एनेक्डोट। दोनों का मीनिंग समझो। पैरेबल का मतलब एक ऐसी कथा, एक ऐसी कहानी होती है जिसको बोलता है नीति कथा। एक ऐसी कहानी होती है जो किसी रियल व्यक्ति पर तो हो लेकिन मोरल टीच करती हो। कैसे टीच करती हो? मोरल टीच करती हो। यानी हम लोग कह सकते हैं अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ लेसन, दैट टीचेस अ लेसन। ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? एनेक्डोट। ठीक है, एक ऐसा किस्सा होता है, एक ऐसा इंटरेस्टिंग इवेंट होता है जो किसी व्यक्ति के पर्सनल अकाउंट पे निर्भर करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास रखता है कि जो आनंद है वही जीवन में सब कुछ होता है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हेडोनिस्ट। ऐसा व्यक्ति होता है सुखभोगी। क्या बोलते हैं जी? सुखभोगी। एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता हो कि प्लेजर इज द मेन थिंग इन द लाइफ, जीवन में सुखी जिसके लिए सब कुछ हो, हेडोनिस्ट बोलते हैं। फूडी का मतलब भुक्कड़ होता है, और स्टोइक का मतलब होता है क्या? स्टोइक का मतलब होता है संयमी व्यक्ति। मेटलिस्टिक का मतलब होता है भौतिकवादी। आंसर हमारा क्या हुआ? हेडोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है दैट इंड्यूसेस स्लीप। कोई ऐसी दवाई जो नींद लाती हो, उसको ड्रग तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ड्रग तो कोई भी हो सकती है। स्लीप इंड्यूसर गलत है क्योंकि वन वर्ड में पूछा गया है। ये तो खुद एक क्वेश्चन है। स्लीप इंड्यूसर, स्लीपिंग पिल्स, सोने की दवाइयाँ। सोने की दवाइयाँ जरूरी नहीं है निंद्रा लाएं, और एक वर्ड में पूछा गया है इसलिए स्लीपिंग पिल्स नहीं होगा। आंसर होगा स्पोरोफिक। आंसर क्या होगा? स्पोरोफिक। स्पोरोफिक ऐसे
क्या होता है? स्लीप इंड्यूसर होता है। इंड्यूस का मतलब होता है लाने वाली। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है अ पर्सन ऑफ मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय व्यक्ति को बोलते हैं बुर्जुआ। क्या बोलते हैं जी? बुर्जुआ। कॉमनर तो साधारण होता है, कॉमन मैन और ले मैन दोनों एक ही हैं। या तो आप ले मैन कहिए या कॉमन मैन कहिए, एक ही बात है। हिंदी में बोलते हैं आम आदमी। आंसर हो गया हमारा बुर्जुआ, ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं। गोडाउन तो नहीं होगा, वेपन हाउस नहीं होगा, क्योंकि वेपन हाउस तो खुद एक क्वेश्चन है, तो फिर पूछ क्या रहा है? वेपनरी नहीं होगा, उसको बोलते हैं आर्सेनल। क्या बोलते हैं जी? आर्सेनल बोलते हैं। उस स्थान को शस्त्रगृह बोलते हैं जिसे, जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 देखते हैं क्या पूछ रहा है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पे ध्यान दिया करें। आप जब भी स्पेलिंग के क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो ध्यान रखिए कि ये पूछ क्या रहा है। कभी कभी ये पूछ लेता है फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी आपको ढूंढना वो है जो गलत है। कभी कभी पूछता है करेक्टली स्पेल्ड, दो क्वेश्चन बनेंगे। कभी कभी पूछेगा कि ये बताओ गलत कौन सा है, कभी कभी ये पूछेगा कि ये बताओ सही कौन सा है। तो इस बार पूछा इसने क्या, कि वो स्पेलिंग बताओ जो सही लिखी गई है। आइए देखते हैं। लिखा है एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल का मतलब क्या होता है जी? एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पूर्वज। एंसेस्ट्रल पहली तो बात ई से बनता नहीं है, गलत हो गया। एंसेस्ट्रल की सही स्पेलिंग है ये ANCESTRAL। क्या बना? एंसेस्ट्रल, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 पे लिखा है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। देखते हैं आंसर क्या होता है इसका। तो क्यूरोसिटी सबसे पहली बात है कि क्यू से नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। दूसरी बात क्या है याद रखनी है? दूसरी बात ये याद रखनी है, जो इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, सिटी, ये वाला सिटी नहीं आएगा। सिटी बाद में आएगा SITY, और वो सिटी, एक तो ये गलत हो गया क्योंकि CITY लिखा है, गलत हो गया। अब हमारे पास